Hello everyone, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this 10th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बलों का वियोजन सीखेंगे। इसके पहले लेक्चर 7 में हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिटेल से समझे हैं कि किस तरह से हम नंबर ऑफ फोर्सेस का या किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका एक्सटर्नल इफेक्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के एक्सटर्नल इफेक्ट के बराबर होता है। रिजल्टेंट फोर्स हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से कभी कभी हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी एक फोर्स को उसके आपस में दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर 10 में हम फोर्सेस का रिजोल्यूशन करना सीखेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, प्रूफ देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, किसी फोर्स को हम दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी फोर्स सिस्टम को हम दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। जैसे कि एक फोर्स F है जिसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में F cos थीटा और F sin थीटा इन द x डायरेक्शन और y डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किए। वैसे ही हम दूसरा तरीका है, वी कैन resolve a force into one force and one couple. Sometimes we resolve a force into one force and one couple. तो F फोर्स यहाँ पर लगा है, इस फोर्स को मैं यदि रिजॉल्व करता हूँ पॉइंट B पर तो इसके लिए एक फोर्स आएगा और एक कपल आएगा। इसको ट्रांसफर ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं या रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू अनदर पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे करते हैं तो ये कपल भी आता है और एक फोर्स भी आता है। तो चलिए लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। आई हैव ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, क्या किसी फोर्स को ऐसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है जो आपस में परपेंडिकुलर न हो। अभी हमने बात किया कि फोर्सेस को आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, लेकिन क्या परपेंडिकुलर न हो ऐसा भी रिजॉल्व कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कोप्लेनर फोर्सेस को हम यूजुअली कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं? कोप्लेनर फोर्स है ना। तीसरा है, नॉन कोप्लेनर फोर्स को हम यूजुअली कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं? ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन है, क्या फोर्स व उसके कंपोनेंट्स का इंटरनल इफेक्ट सेम होगा बॉडी पर? ठीक है, फोर्स का और दूसरी तरफ उनके कंपोनेंट्स का, इन दोनों केसेस में क्या इंटरनल इफेक्ट सेम होगा बॉडी पर? ये आपको आंसर करना है। यदि इन चारों का क्वेश्चंस का आंसर या किसी का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्या किसी फोर्स को ऐसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया सकता है जो आपस में परपेंडिकुलर न हो? देखिए इसका आंसर तो यस है, कर तो सकते हैं। एक फोर्स को जो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है ऐसे कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई नहीं करेगा। हम रिजल्टेंट निकालते हैं या किसी एक कंपोनेंट किसी फोर्स का कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, इन दोनों केस में हम किसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई ना करे तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। वैसा ही है कि अगर हम किसी अदर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो यस है आंसर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोप्लेनर फोर्स को हम यूजुअली कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है हमने डिटेल से समझे हैं पहले, है ना। तो कोप्लेनर फोर्स 2D फोर्स, टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम को कहते हैं। अगर टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में किसी फोर्स का रिजोल्यूशन करना है आपको तो क्या करेंगे, उसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में जनरली हम रिजॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि x और y में ही करें, लेकिन दो आपस में परपेंडिकुलर किसी भी एक्सिस पे आप कर सकते हैं। तो हम यस है इसका, मतलब इसका आंसर 2 है कि हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं और जनरली x और y में करते हैं, लेकिन हम x और y को छोड़ करके किसी आपस में किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, यदि उसमें से किसी एक फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है तो उसके तीन कंपोनेंट में हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इन द x डायरेक्शन, इन द y डायरेक्शन और इन द z डायरेक्शन। तो तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व होंगे। यदि एक फोर्स सिस्टम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है जिनमें किसी एक फोर्स को हमको रिजॉल्व करना है तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन में एक आएगा, एक y डायरेक्शन में आएगा और एक z डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, चौथा है, क्या फोर्स व उसके कंपोनेंट्स का इंटरनल इफेक्ट सेम होगा? इंटरनल इफेक्ट्स के बारे में हम बात नहीं करते। इंटरनल इफेक्ट्स जो हैं
किसी फोर्स का और उनके कंपोनेंट्स का, एक तरफ फोर्स है एक तरफ उसके कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों केसेस में इंटरनल इफेक्ट्स चेंज हो सकते हैं। इंटरनल इफेक्ट में बी डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इफेक्ट्स विल बी सेम। कंपोनेंट्स का एक्सटर्नल इफेक्ट्स वही होगा जो कि एक ओरिजिनल फोर्स का था, ठीक है। तो इंटरनल इफेक्ट में बी different but the external effects will be same, but we don't really need to worry about the internal effects of the forces on the body because we have already assumed the body as a rigid body for this course, ठीक है। तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इंटरनल इफेक्ट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट perpendicular components of a force which will have the same external effect on a body as the force itself is known as a resolution of force। किसी एक फोर्स का उसके आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स में घटकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं, और उसका एक्सटर्नल इफेक्ट सेम होगा, दोनों कंपोनेंट्स का एक्सटर्नल इफेक्ट वही होगा जो एक सिंगल फोर्स का था। आगे इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये एक फोर्स है, दिस फोर्स इज इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। लेट्स एज्यूम दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स एफ इनटू एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। ये थीटा कहाँ से बना हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे इसको हम रिजॉल्व करते हैं बाय रिजॉल्विंग दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमारा क्या हो जाएगा, दिस फोर्स विल बी एफ कॉस थीटा, दिस फोर्स विल बी एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन। फ्रॉम वन फोर्स टू टू परपेंडिकुलर फोर्सेस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इन दोनों केस में दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। केस वन में फोर्स एफ का जो एक्सटर्नल इफेक्ट बॉडी पर होगा वही एक्सटर्नल इफेक्ट इन दोनों फोर्सेस के कारण से इस बॉडी पर होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, एक्सटर्नल इफेक्ट्स विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। किसी तो हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। आगे हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे, अगले लेक्चर 11 में हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको क्यों करना पड़ रहा है इसको। अभी हम क्या करते हैं, इसको उल्टा तरफ से देखते हैं, उल्टा देखते हैं हमको, और इसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे यही वापस से मिलने वाला है ना। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो ये रिजोल्यूशन हो गया, इधर अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊं तो वो रिजल्टेंट हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट बोलूं तो ये है, इन दोनों का कंपोनेंट्स बोलूं तो ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है ना। कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के रिवर्स विपरीत प्रोसेस है। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज रिवर्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स, और दोनों केसेस में एक्सटर्नल इफेक्ट सेम होने वाले हैं। ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, देखिए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, ठीक है। इसलिए इसका कंपोनेंट्स एक्स और वाई में आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हम एक्स और वाई में ही रिजॉल्व करें, हम इसको किसी डिफरेंट एक्सिस पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं, बट जनरली हम एक्स और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करते हैं। ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। यदि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता और उसमें से किसी एक फोर्स को हमको रिजॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती, तब उसके तीन कंपोनेंट होते, इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन और इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक फोर्स है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ये एंगल कहाँ से बन रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एंगल हमारा, दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एफ और एक्सिस के बीच जो एंगल बना होता है, ये एंगल मैं यदि यहाँ पर ले रहा हूँ इसीलिए एफ कॉस थीटा है, और दूसरा वाला एफ साइन थीटा होता है। यदि मैं एंगल यहाँ पर लेता, यदि मैं इस एंगल को यहाँ पर लेता, यहाँ पर एफ और एफ साइन थीटा वर्टिकल एक्सिस के बीच में थीटा लेता और इसको हटा देता, तो ये एफ कॉस थीटा होता और ये एफ साइन थीटा होता। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज रिवर्स ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अभी आपको दिख गया होगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का विपरीत है। कैसे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है?
कि यदि दो फोर्सेस पैरेललोग्राम लॉ के किसी दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है इंटरसेक्शन से पॉइंट से होकर के जाने वाला डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उल्टा नहीं है क्या ये फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा हम लोग कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो ये रिजल्टेंट है, इसको हम लोग उल्टा दो साइड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको मैं डायगोनल से होकर के जाने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मैं दो साइड एडजेसेंट साइड्स के फोर्सेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये उल्टा हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का। दूसरा है एक्स कंपोनेंट कहने का मतलब एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कहने का मतलब एफ साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट इज द एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट इज द एफ साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ, एक्स कंपोनेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ इन द एक्स एक्सिस। यदि मैं ऊपर से टॉर्च मारता हूं, ठीक है, यदि मैं यहां से टॉर्च मारूं यहां से, तो क्या होगा, यहां से टॉर्च मारूंगा मैं तो ये जो डिस्टेंस मिल रहा है, ये यहां से यहां तक का पूरा शैडो बनेगा, यहां से यहां तक शैडो बनेगा, ये शैडो बनेगा यहाँ पे, यहाँ से टॉर्च मारने पर। तो ये प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, ये प्रोजेक्शन है या शैडो है। तो एक्स कंपोनेंट या एफ कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ इन द एक्स एक्सिस। वैसे ही यदि मैं इधर टॉर्च मारता हूँ, इधर से टॉर्च मारता हूँ, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे शैडो बनेगा यहाँ तक, इसकी लंबाई क्या होगी, एफ साइन थीटा के बराबर होगी। ठीक है, सो एफ साइन थीटा या वाई कंपोनेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ, फोर्स एफ इन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट आता है। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है कि फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, इसलिए ये कॉस कंपोनेंट इधर आएगा। आगे भी हम और डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी भूलना मत। ये पूरा न्यूमेरिकल खेल बिगाड़ सकता है यदि आपने इसको गलत समझ लिया तो। ठीक है, तो जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, जैसे यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पर कॉस कंपोनेंट आया और दूसरे डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा। यूजुअली वी रिजॉल्व ए फोर्स इनटू एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, ये फोर्स है, मान लीजिए इनको मैं दो फोर्सेस में इस तरह से भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था शायद, कि हम इस तरह से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। लाल जो कलर है वो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लैक कलर वाला आपका एक फोर्स है। तो इस फोर्स को मैं ऐसे भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, बट इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई नहीं करने वाला, इसलिए मैं इसको नहीं करता। बट हम कर सकते हैं। और एक्स और वाई कंपोनेंट में ही रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी एक्सिस में, परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के केस में एक्स, वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शंस में क्या होंगे, कंपोनेंट आएंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर फोर्स सिस्टम है जो कि नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर में किसी एक फोर्स को यदि रिजॉल्व करना होगा तो उसके कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन में भी आएंगे, वाई डायरेक्शन में भी आएंगे, जेड डायरेक्शन में भी आएंगे। ठीक है, और हम क्यों करते हैं ये, क्योंकि वी नीड ए सिंपल सॉल्यूशन टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस। हम क्या करते हैं, वी रिजॉल्व, समटाइम्स वी रिजॉल्व ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसमें एक फोर्स लगा है एफ विच इज़ इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना। इसमें एक काम करता हूँ मैं, इसमें इसका कंपोनेंट एफ एक्स ले लेता हूँ, इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई ले लेता हूँ। इसी एफ वाई को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, इसके एरो और इसके एरो के बीच में कनेक्ट करता हूँ एफ वाई, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि इसका लाइन, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ सेम है, इसलिए दोनों एफ वाई होंगे, क्योंकि लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बना ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें क्या है, थीटा है और यहाँ पर 90 डिग्री बना होगा, यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। सो दिस इज आधार, ये क्या है, हमारा आधार है, ये क्या है, हमारा लंब है, ये क्या है, हमारा कर्ण है या फिर हाइपोटेनियस है ना। दिस इज बेस, क्या है, बेस है, ये क्या, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान देता हूं तो ए बी एक आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है, हाइपोटेनियस है। तो यहां से इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी। अब मैं इस ए सी को इधर ले जाता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा हो गया।
ए बी इक्वल टू देखिए एफ एक्स है और ए सी इक्वल टू देखिए एफ है, तो ए बी इक्वल टू मैं एफ एक्स करता हूँ, ए सी इक्वल टू एफ करता हूँ, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब आगे हमारा एफ एक्स होता है, इसलिए जिधर थीटा बनता है उधर एफ का कॉस कंपोनेंट आता है, फोर्स का कॉस कंपोनेंट आता है, इसलिए ये आ गया। इसी तरह से हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू लंब या फिर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बी सी बाय ए सी इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाय ए सी, बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी साइन थीटा, तो बी सी इक्वल टू एफ वाई है और ए सी इक्वल टू एफ है, तो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये हमारा होगा प्रूफ हो गया। ये तो जिधर थीटा बनेगा हमारा उधर क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, जिधर थीटा बनेगा उधर कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अगर ये थीटा इधर होता, ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई फोर्स लेता, यदि मैं एक ऐसा सिस्टम लेता, मान लेता हूँ ये फोर्स एफ है और मान लेता हूँ कि ये थीटा डिग्री मैं बताता यहाँ पर शो करता, तो ये कंपोनेंट मेरा क्या होता, दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा और दिस कंपोनेंट विल बी एफ साइन थीटा। इसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो जिधर आपका थीटा बनेगा उधर कॉस कंपोनेंट आएगा। गुड, चलिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर। ये एक फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स गिवन बिलो। सो यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें एक 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, है ना। अगेन मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और वर्टिकल हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एफ एक्स कर देता हूँ इसके कंपोनेंट को और वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई कर देता हूँ। इस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। मैं जानता हूँ जिधर कॉस थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, तो एफ एक्स इक्वल टू नीचे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एफ कॉस थीटा होगा, एफ एक्स इक्वल टू जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, एफ इक्वल टू 50 है, कॉस ये 30 है, कॉस 30 हो जाएगा, कितना आ रहा है ये, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने पर ये आएगा 25√3 आएगा। इस तरह से एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ इक्वल टू हो गया 50 साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाता है, अगेन आपका 1/2 हो जाता है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 25 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान देंगे आप, ये जो है न्यूटन, यहाँ पर भी न्यूटन, ठीक है। दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है ना, यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण है, किलो न्यूटन है, न्यूटन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू वन फोर्स एंड वन कपल, किस तरह से एक फोर्स को हम एक फोर्स और एक कपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बॉडी है जिसमें ए पर एक फोर्स लगा है एफ मैग्नीट्यूड का, ठीक है। इसको मुझे पॉइंट बी पर रिजॉल्व करना है, या ऐसा बोल सकता हूँ कि इस फोर्स एफ को मुझे बी पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना है, इस एफ फोर्स को बी पर रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक मान लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है मान लिया, ठीक है, और इक्वल टू कर देता हूँ, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट बी पर मैं एफ मैग्नीट्यूड का ऊपर और नीचे फोर्स लगा देता हूँ यहाँ पर। इससे प्रॉब्लम चेंज नहीं हो रहा है, आई एम नॉट चेंजिंग द प्रॉब्लम। एफ मैग्नीट्यूड का ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल इफेक्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल इफेक्ट हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस, है ना। नहीं मोमेंट हो रहा है इसमें और नहीं इसमें कुछ ट्रांसलेशन होगा, दोनों ही रिजल्टेंट, इसका कुछ असर नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए मैं इसको लगा सकता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए इसमें, अब आप इसमें ये ध्यान दीजिए, इस फोर्स को ध्यान दीजिए और आप इस फोर्स को ध्यान दीजिए, इन दोनों फोर्सेस को आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। क्या ये कपल क्रिएट किए हैं, क्या ये कपल है जो इस बॉडी को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये दोनों कपल, यस ये कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको कन्वर्ट करके एक कपल बना देता हूँ, मैं इसको इन दोनों को हटा करके एक कपल बना दिया, और कपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। जब हम आगे पढ़ेंगे कपल मोमेंट में तब आपको समझ में आएगा, अभी भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये दोनों फोर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों फोर्सेस। कपल क्या होता है, कपल में दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा होना चाहिए। जब दो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्सेस आपस में पैरेलल होते हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लगते हैं,
तो ये उसको रोटेट करने की कोशिस करते हैं, जिसको बोलते हैं कपल बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड का है, दोनों पैरेलल भी हैं, दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर भी हैं, तो ये कपल क्रिएट कर रहे हैं। तो कपल इक्वल टू होता है एफ इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। दोनों पैरेलल मतलब कि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डी हो जाएगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कपल में एफ इंटू डी। तो ये हमारा इस तरह से हम किसी फोर्स को दूसरे पॉइंट पर रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जब इस फोर्स को मैं इस पॉइंट पर ट्रांसफर करूंगा तो इस तरह से उसके साथ साथ एक कपल भी ट्रांसफर होगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। चलिए इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ट्रांसफर ए फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द बिलो फिगर। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स 50 न्यूटन के फोर्स को पॉइंट ए से मुझे पॉइंट बी पे ट्रांसफर करना है, लेकिन मुझे इसके पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ये 20 सेंटीमीटर है, बट दिस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी पैरेलल टू फोर्स 50 न्यूटन। अब ये मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। लेट्स एज्यूम दिस पॉइंट इज सी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए सी ये हो गया। चलिए मैं इसको खिसका देता हूँ इधर थोड़ा सा, ये ठीक है। अब ये हो गया डिस्टेंस ए सी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी है, ठीक है। इस डिस्टेंस से जब मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक कपल मिलेगा। चलिए इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ, है ना, इस फोर्स सिस्टम को, और मैं इस फोर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो इसके ट्रांसफ़र होने के साथ साथ एक कपल भी आएगा इसमें, जो कि कपल इक्वल टू एफ इंटू ए सी होगा। ए सी का मैग्नीट्यूड फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए सी इक्वल टू 20 cos 30 हो जाएगा। हमने जैसे वहाँ पर क्या किया, जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है। ये फोर्स के केस में भी होगा और ये लेंथ लंबाई के केस में भी होगा। ये लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये थीटा डिग्री 30 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट ए सी, जाहिर सी बात है ए सी छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कर देंगे 20 cos 30 इक्वल टू 10√3। तो ये ए सी का मान आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू 10√3 हो गया। अब फोर्स है 50 न्यूटन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कपल इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। तो ये हो जाएगा कपल इक्वल टू 50 इंटू 10√3 इक्वल टू हो जाएगा 866.025 न्यूटन मीटर। यूनिट इज अगेन यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोर्स को इस पॉइंट पर कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये कपल जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये कपल का मैग्नीट्यूड है हमारा, इसका कितना है 866.025 न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना ज़रूरी है भाई। तो ये हो गया हमारा इसका प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझे, डेफिनेशन समझे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।